बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी का दास्तान चैनल में खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो उस्मान गाजी के मुतालिक है, जो कि तारीख के उन अहम तरीन शख्सियतों में से एक है जिन्होंने अनातोलिया के एक छोटे से शहर की सरदारी से इब्तिदा करके जल्द ही अपनी जमीनों को मगरबी एशिया की तरफ बढ़ाया। मगर अपनी जिंदगी के तरक्की हकायक के हवाले से उस्मान गाजी आज भी इसी जगह खड़े हैं जहाँ अफसाना और तारीखें आपस में मिलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके बारे में मशहूर बहुत सी बातों को तारीख मानने से इनकारी हैं, मगर वो तुर्क रवायात और किस्से कहानियों में सदियों से चलती आ रही हैं। आज की वीडियो में हम उस्मान गाजी के बारे में 21 ऐसे हकायक का जायजा लेंगे कि शायद आपके इल्म में न हो। नंबर 1, उस्मान गाजी की पैदाइश का अरसा या तारीख सही तौर पर महफूज नहीं, मगर 13वीं सदी में ओगोज तुर्कों के कबीला जिसका नाम काई कबीला था उसमें पैदा हुए थे, और ये काई कबीला 10वीं सदी में मुसलमान हुआ था। और 10वीं सदी में कबीले के मुसलमान होने का मतलब ये है कि उस्मान गाजी मुसलमान माँ बाप के औलाद थे। आमतौर पर यही कहा जाता है कि 1958 ईस्वी में पैदा हुए थे, मगर ये भी एक अंदाजा है। नंबर 2, 15वीं सदी तक आपकी जिंदगी के बारे में कुछ भी तहरीर के तौर पर मौजूद नहीं था, और न ही उस्मान गाजी के दौर हुकूमत के बारे में उनके दौर की किसी तारीखदान किसी किताब में जिक्र मिलता है। मसलन उस जमाने में कई बाज़राए मौरखीन बहुत मशहूर थे, जिनमें जॉर्ज पैकमेज काबिल जिक्र हैं, और शायद यही वजह थी कि तारीखदान उस्मान गाजी के दौर हुकूमत को तारीख के ब्लैक होल का नाम देते हैं। नंबर 3, उस्मान गाजी को अतमान भी कहा जाता है, जो कि तुर्क ज़बान में उस्मान की कदीम स्पेलिंग है। उस दौर में गालिबन वो अरबी के लफ्ज उस्मान के बजाय तुर्क ज़बान के अतमान या अतमान के नाम से मशहूर थे। नंबर 4, उस्मान गाजी का निकनेम कारा था। इसका वैसे तो मतलब है सियाह, मगर तुर्क तहजीब के मुताबिक कारा का मतलब है बहादुर और जुर्रतमंद। आज भी जदीद तुर्की में कारा ऐसे शख्स के लिए बोला जाता है जो कि सखी हो, खूबसूरत और इंसाफ पसंद हो, और घुड़सवारी, तलवारबाजी और फौजी महारत रखता हो। नंबर 5, उस्मान गाजी के दौर हुकूमत में जो सिक्के बनवाए गए उन पर उनके वालिद अर्जुल गाजी का नाम था, मगर उनके वालिद के मुतालिक तारीखी तौर पर बहुत कम रिकॉर्ड मौजूद है, और अक्सर बातें उस्मान गाजी के दौर की अफसाना और कहानियों से मिलते हैं। नंबर 6, सऊद शहर की उस्मान गाजी की जिंदगी में बहुत अहमियत है, और सऊद ही सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत बना। नंबर 7, उस्मान गाजी ने अपने वालिद की जिंदगी में 1280 ईस्वी में अपने कबीले के सरबराह बना दिए गए थे, मगर वालिद के वफात के बाद उन्होंने सऊद का कंट्रोल संभाला और फौरन ही आसपास के इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया, और इन खित्तों पर उस्मान गाजी का कब्जा हो चुका था। उस्मान गाजी ने इतने किले फतेह किए थे जिसे छोटी मोटी सल्तनत कहा जा सकता था। नंबर 8, उस्मान गाजी के दौर हुकूमत के शुरू के सालों में बाज़ंतीनी इलाकों में उनके राया खुद मुख्तियारी या रोमन्स कहते थे, और उस्मान गाजी के सिपाही और इंतजामिया के अफसरों के लिए ही सिर्फ उस्मानी का लफ्ज इस्तेमाल होता था, मगर बाद में सल्तनत उस्मानिया के तमाम राय उस्मानी कहलाए। नंबर 9, उस्मान गाजी ने आसपास के तुर्क इलाकों पर हमले नहीं किए, बल्कि ये इलाके शादियों के जरिए या फिर जमीन खरीद कर सल्तनत में शामिल किए, और कई मौकों पर पड़ोस की हुकूमतों ने अपनी मर्जी से तेजी से बढ़ती हुई सल्तनत उस्मानिया में शामिल होने की दरख्वास्त की। नंबर 10, 20वीं सदी के मौरखीन उस्मान गाजी पर गजा थेसिस नामी जाल चलने का इल्जाम लगाते हैं। गजा थेसिस के मुताबिक उस्मान गाजी ने अपने पड़ोस के मुसलमान जागीरदारों सरदारों को काफिरों के खिलाफ मुकद्दस जहाद का नाम देकर अपने साथ शामिल किया, मगर ऐसे तारीखदानों की तादाद नहायत मुख्तसर है, और दूसरे बड़े तारीखदानों ने भी उनकी बात को झुठला दिया है। सल्तनत उस्मानिया मजहबी रवादारी और बर्दाश्त पर कायम सल्तनत थी, मगर तारीखदान अब तक ये मालूम नहीं कर सके कि उस्मान गाजी ने शुरू में कैसे अपनी सल्तनत को बढ़ाया और उसे आपस में यकजा कर रखा। और फिर तारीखदानों ने एक और अंदाजा लगाया कि उस्मान गाजी की फौज में शुरू में मुसलमान सिपाही कम थे, मगर तमाम काफिर और मुसलमान सिपाही मजहब के बजाय अपना इलाका और लाइफ स्टाइल एक होने की वजह से मिलजुल कर उस्मान गाजी के सरबराह में लड़ते थे। इस बात पर भी तमाम मौरखीन मुतफिक नहीं। नंबर 11, उस्मान गाजी को बाज़ंतीनियों के खिलाफ पहली बड़ी फतह मिली जब उन्होंने बाज़ंतीनी फौज को 1302 ईस्वी में शिकस्त दी, जो उनके खिलाफ भेजी गई थी। उस्मान गाजी ने 5000 सिपाहियों के साथ वेफेस के बाहर बाज़ंतीनियों फौज से लड़ी, और इतनी बड़ी फौज की शिकस्त दी जो कि एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद बाज़ंतीनी अनातोलिया के और मगरबी इलाकों में पीछे हटे। नंबर 12, उस्मान गाजी के दौर में उस वक्त घोड़ा स्टाइल लड़ने का रवाज था, मगर उस्मान गाजी एक बेहतरीन मंसूबा साज थे, और उसकी जंगे हिकमत अमली आज भी जदीद दौर के फौजों के लिए कारआमद है। उस्मान गाजी ज्यादातर स्काउट पर भरोसा करते और जंगों से पहले रजाकारों से भी मशवरा करते। जंग से पहले और दरमियान में खुराक और हथियार एहतियात से तकसीम करते। उन्होंने इंजीनियर्स और मेहमान भी रखे हुए थे जो किसी भी जगह हमले से पहले रास्ते, सड़कों और पुलों की मरम्मत करते ताकि फौज को सफर में आसानी हो।
नंबर 13, उस्मान गाजी ने किसी भी इलाके को फतह करने के बाद मकामी लोगों को मजहबी और रस्म रवाज में दखल अंदाजी नहीं की। और जो डाकस ईसाई जिनमें मगरबी कैथोलिक ईसाइयों के साथ मजहबी लड़ाइयाँ रहती थी और उन्होंने कैथोलिक ईसाइयों के हाथ बहुत तकलीफें उठाई। उन्हें उस्मानी इलाकों में खुशामदीद कहा गया और इसी तरह खानगाही दरवेश जो कि मुसलमान और ईसाई हर एक के साथ शफकत से पेश आते थे, उन्हें अहम फौजी अहदे दिए गए। नंबर 14, उन्हीं दरवेशों में से एक शेख अदब अली थे जो कि अब्दुल गाजी के मुशीर और दोस्त थे और उनकी बेटी राबिया बाला खातून 1980 ईस्वी में उस्मान गाजी से शादी हुई, जिसमें उस्मान गाजी का मशहूर ख्वाब का भी हिस्सा था और इसके ख्वाब की कहानी उस्मान गाजी के वफात के 100 साल बाद लिखी गई। उस्मान गाजी की दूसरी शादी मलऊन खातून से हुई जो कि मकामी सरदार उमर की बेटी थी, जिनसे औरान गाजी पैदा हुए, जबकि राबिया बाला खातून से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अलाउद्दीन बादशाह था। ये दोनों सौतेले भाई तमाम जिंदगी साथ रहे। इन दोनों भाइयों का आपस में बहुत प्यार था और मरने के बाद भी वो एक ही मकबरे में दफन हुए। उन दोनों की वालदा ने इस कदर शानदार तरबियत की थी जिसमें तकवा और इलाहियत दोनों निमाया थी। इसकी एक मिसाल ये भी ले लें कि जब उस्मान गाजी की वफात हुई तब औरान गाजी ने अपने भाई अलाउद्दीन बादशाह को तजवीज़ पेश की कि वो इस सल्तनत को बराबर में तकसीम करके इस पर हुकूमत कर लेते हैं, मगर अलाउद्दीन बादशाह ने इस तजवीज़ को नामंजूर किया और उन्हें ये गवारा नहीं था कि उनके वालिद के बनाई गई सल्तनत अब 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए और उन्हें रजाकाना तौर पर इख्तियार औरान गाजी के हवाले कर दिया। औरान गाजी ने उन्हें वजीर आजम बनने की पेशिश की जो उन्होंने कबूल कर ली और वो औरान गाजी के वफात तक उनके सबसे बेहतरीन दोस्त और मुशीर और वजीर आजम रहे। नंबर 15, औरान गाजी और अलाउद्दीन के अलावा उस्मान गाजी के मजीद 4 बेटे और एक बेटी थी, मगर ये मालूम नहीं कि उनके वालिदा मलऊन खातून थी या राबिया बाला खातून थी और तारीख में तफसील भी मौजूद नहीं। नंबर 16, उस्मान गाजी के लिए ताकत या इख्तियार और सरदारी हासिल करना इतना आसान नहीं था। एक कहानी के मुताबिक उस्मान गाजी ने बिलेजिक में बाज़ सरदारों पर हमला करने का मंसूबा बनाया, मगर उनके चचा दुंदार बे ने उसकी मुखालफत की और इस बात को अपनी हुकूमत और अथॉरिटी के खिलाफ चैलेंज समझते हुए उस्मान गाजी ने अपने चचा को कत्ल करवा दिया। अब ये सच्चा है या नहीं, मगर ये कहानी कई तारीखदानों ने नकल की है और कई तारीखदानों ने उसे इनकार किया है। नंबर 17, उस्मान गाजी ने अपनी आखिरी जंग की फतह 1326 ईस्वी में हासिल की। जब उनकी फौज ने बुरसा का मुआसरा किया तब बाज़ंतीनी फौज की आपस में खाना जंगी चल रही थी और उस्मान ने उसका बाकायदा फायदा उठाने की कोशिश की, मगर उन्हें मुआसरा में लड़ने का तजुर्बा नहीं था और यही वजह थी कि बुरसा की फतह में 8 साल लगे। बुरसा शहर की सूरत में उस्मानियों को एक मजबूत गढ़ मिल गया जहां कदम जमाकर वो कुछ दुनिया का रुख कर सके। नंबर 18, बुरसा की फतह के करीब उस्मान गाजी बहुत बूढ़े हो चुके थे और बीमारी की वजह से जंग में शिरकत नहीं कर सके। जब वो मौत के करीब थे तब उन्होंने वसीयत लिखाई जिसके मुताबिक उन्हें बुरसा में मौजूद चांदी के गुंबद के नीचे दफन किया जाए और आखिरी अल्फाज जो उन्होंने सुने वो बुरसा की फतह का ऐलान था। जिस चांदी का गुंबद नीचे उन्होंने दफन होने का दरख्वास्त की वो असल में खानगा की इमारत का गुंबद था। उसकी छत पर शीशा डाला गया था जिसकी चमक को देखकर उस्मान गाजी को ये लगा कि वो चांदी का है। नंबर 19, शेख अदब अली ने एक ही नहायत अहम रस्म का आगाज किया और वो रस्म उस्मान और उनके आने वाले बाद में तमाम उस्मानी सलातीन ताजपोशी से मुतल्लिक थी। उस्मान गाजी तख्त पर बैठने के बाद शेख अदब अली ने साहबा हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकबरे में उस्मान गाजी के कमरे की गिर्द तलवार बांधी और इस रस्म का बुनियादी मकसद उस्मान गाजी को ये एहसास दिलाना था कि उस्मान गाजी वो अब इस्लामी अकीदे के मुहाफिज हैं और उसके बाद यही रस्म तमाम उस्मानी सलातीन ने जारी रखी। जब उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत कुछ दुनिया बन गया तब ये रस्म इस्तांबुल के अय्यूब मस्जिद शरीफ को यहाँ अदा करते थे। उस्मान गाजी की तलवार बाद में आने वाले हर सुल्तान को थमाई जाती थी और वो आज भी तोप काफी म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 20, सल्तनत उस्मानिया को यूरोप के लोग ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, मगर तुर्की में उसका असल नाम दौलत आलिया उस्मानिया है। नंबर 21, 1801 ईस्वी में बुरसा में एक आग भड़क उठी जिसमें उस्मान गाजी का मकबरा भी जल गया और उनका ताबूत नुमाया हो गया। जबकि 1855 में जब एक बहुत बड़ा जिलजिला आया तब उस्मान गाजी और औरहान गाजी के मकबरे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। उनके पिछले मकबरे बाज़ंतीनी तर्ज पर बने हुए थे, मगर जब वो दोबारा तामीर किए गए तब वो उस्मानी तर्ज तामीर पर बनाए गए। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसी सच्ची और ईमान अफरोज इस्लामी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप सही जगह पर आए। हमारा चैनल रोशनी का दास्तान आपके लिए लेकर आता है वो कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने और दिल में जगह बनाने वाली होती। तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ घंटी भी दबा दें ताकि आप कोई कहानी मिस न करें। चलें रोशनी के इस सफर में हमारे साथ शामिल हो। अल्लाह हाफिज।